सर, मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए आपसे समय चाहिए था सर। हाँ बोलिए ना अतुल जी। साथियों, हम बात कर रहे हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर से। सर, आपने कल उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की है ईवीएम को लेकर। तो हाँ हम जानना चाह रहे हैं सर, अभी आप क्या नया स्टेप ले रहे हैं जिससे इसका समाधान निकले? अतुल जी, ये नया स्टेप है से ज्यादा करेक्ट स्टेप है। जी तो नया होना हर बार जरूरी नहीं, पर करेक्ट होना चाहिए। जी। देखिए, अभी मैं नागपुर से कैंडिडेट हूँ, हम्म, तो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हूँ अंडर सेक्शन 36(8) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जी। है ना। और मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ पार्टी का। हम्म, पार्टी के और भी कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हम्म, और ये जो नोटिफिकेशन है 20 मार्च का, जिसके तहत एक चुनाव हो रहा है, जिसमें 100 के ऊपर सीट्स हैं, हम्म, तो ये है या प्रेस नोट है 16 मार्च की, या ईवीएम का जो मैनुअल है, हम्म, तो इसमें कहीं पर भी बेसिकली ईवीएम एक कंप्यूटर है तुल्य। जी। और अगर वो कंप्यूटर है तो अपने देश में कंप्यूटर का एक लॉ है जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं, वो उस पर अप्लाई होता है, हम्म, उसे अप्लाई करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के जो तीनों मैं कह रहा हूँ, चाहे ईवीएम का मैनुअल है या नोटिफिकेशन है या ये प्रेस नोट है या और भी कोई चीज है, इसमें कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस लॉ को नोटिफाई नहीं किया है। तो इस लॉ को नोटिफाई ना करने की वजह से अब ये मशीन में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने का हमारे पास में कोई जरिया नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट टू नो। हमको मालूम ही नहीं कि इस मशीन में क्या हो रहा है। जी। हम वोट डाल रहे हैं, वो वोट वहीं जा रहा है या नहीं, वो वोट वहीं रहता है या नहीं, काउंटिंग के समय सेम वो वोट काउंट्स हो रहे कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई मीन्स नहीं है। जब तक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजंस उसमें अप्लाई नहीं होंगे, उसके जो सर्टिफिकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस है, ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स है, ठीक है ना, नॉन टेम्परिंग सर्टिफिकेशंस है, तो ये तमाम चीजें जब तक फॉलो नहीं होगी तो तब तक हम जान ही नहीं सकते कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बरोबर। आप ये सील मान लीजिए, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर का सील, ठीक है, ये मशीन आई हुई, ये मशीन पे वोटिंग हुई, ये मशीन देखो काउंटिंग के दिन भी थी, ये फिजिकल चीजें है अतुल जी। आपने मॉक पोल किया, 50 वोट डाला, 100 वोट डाला, कोई दिक्कत नहीं। आपने रैंडमाइजेशन किया, ये मशीन को उधर, ये मशीन से उधर भेजा, वो किया, ये मशीन को वो वीवीपैट से लगाया, ये सारी फिजिकल अरेंजमेंट्स है। सोर्स कोड में क्या लिखा गया है, सोर्स कोड कौन से लॉ में लिखा गया है, रियल टाइम क्लॉक उसके अंदर में है, जैसा उसको कोड लिखा गया वैसा वो जो है कमांड देके उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। भी कौन जानेगा, कैसे जानेगा, बगैर आप आईटी एक्ट के एप्लीकेशन के कैसे जानेंगे इसको। ये महत्वपूर्ण बात है उसमें। और फिर ये जो नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होना चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बरोबर है। प्रिवेंशन ऑफ बूथ कैप्चरिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पहले लोग डब्बा लेकर भाग जाते थे जी, या बैलेट छीन के वोट मार के डाल देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कोड को मैनिपुलेट करके कोई भी अगर प्री प्रोग्राम्ड हो मशीन तो वो वैसे ही बिहेव करेगी। बरोबर सर। तो हम कैसे जानेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी भी वायलेट हो रही है, आर्टिकल 14। भाई हम कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए नागपुर में 26 लोग हैं, अब किसी ने भी अगर इसको मैनिपुलेट किया हो तो हम तो अनइक्वल हो गए ना। बिल्कुल अनइक्वल हो गए, किया हो नहीं किया हो ये तो हम जान ही नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने किया ही हो, पर हम कैसे पता करेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। फिर 19(1) हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वायलेट हो रहा है, और आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कहा है कि भाई फ्री फेयर इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेसिक स्ट्रक्चर भी वायलेशन हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है जी। तो ये सारे ग्राउंड्स को मैंने पिटीशन बनाई है, और कल हाईकोर्ट में मैंने जो है वो इसको फाइल किया है जी। और अभी हाईकोर्ट क्या व्यू लेते हैं वो जो है उसके हिसाब से लीगली और भी प्रोसीड करेंगे। ये तो मैंने पहले से कमिट किया था अतुल जी। बिल्कुल, पहले से आपका कमिटमेंट है सर, ईवीएम के ऊपर कुछ करेक्ट वे आप निकालेंगे इसके लिए। हाँ, लीगल सोल्यूशन, और इसलिए मैंने जो पहले इलेक्शन कमीशन को दिए 23 जनवरी को, फिर 29 जनवरी को दिए, फिर 8 फरवरी को दिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक सिंपल एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया, जबकि हम इतना सब डिटेल कंप्लायंसेस मांग रहे थे। फिर मैंने रिटर्निंग ऑफिसर यानी कलेक्टर को दिया नागपुर के यहाँ 30 मार्च को,
फिर 4 तारीख को रिमाइंडर दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बरोबर। तो ये तो हमारे राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं ना अतुल जी इसमें। जी। तो इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन किया है हमने, और बड़ा हिस्टोरिकल ये पहला लीडर हूं मैं देश में जिसने आईटी एक्ट के एप्लीकेशन पे ये पिटिशन की है ईवीएम पर। आज तक इंडिया में किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं और कोई कर भी नहीं पाया है। तो इस लिहाज से और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसको लंबा लेकर जाएंगे लीगली, जो भी लीगल स्टेप जैसे होंगे। पहले तो अभी हाई कोर्ट का व्यू हम देखेंगे, क्या व्यू आता है, वो रिस्पेक्ट करना है हमको। फिर हम देखेंगे जो भी हमारे लीगल जो राइट्स है उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। और भी बरोबर। हमें आशा है कि जो कोर्ट जस्टिस करेगा हमसे, हमारे साथ में। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। क्या जानना चाह रहे थे आप इसमें? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पैटर्न है, तो एपीआई के सारे कैंडिडेट, सारे जहाँ इलेक्शन लड़ रहे एपीआई के कैंडिडेट, वहाँ सभी जगह देखने को मिलेगा इस तरह का? देखिए अतुल जी, जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई बहुत अच्छा व्यू, इसमें स्ट्रॉन्ग व्यू लिया, तो ये बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन के लिए जाएगा पूरे इंडिया में। बरोबर। और ये नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी जो 20 मार्च का हमने चैलेंज किया उसको, ईवीएम मैनुअल को चैलेंज किया है, जो बेसिक मैनुअल है कमीशन का। और इलेक्शंस ऑनगोइंग है अभी भी, दूसरे नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन, बराबर है। तो कोर्ट क्या व्यू लेता है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अफेक्ट करेगा। तो ये कोर्ट के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। और जो है बाकी जगह भी जो है, जो एपीआई के कैंडिडेट्स है, वो तो इसको पिटीशन कर ही रहे हैं। जो जैसे मान लीजिए केरला वाले वो वहाँ करेंगे, राजस्थान वाले वहाँ करेंगे, मान लीजिए, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है उनको जी। तो लार्जर इशू को, ईवीएम के इशू को एपीआई ने जो टेकअप किया है जी, जो मोस्ट नॉलेजेबल वे में इसको टेकअप किया हमने। मेरा हरदम कहना है, स्लोगन से सोल्यूशन नहीं आता जी। सोल्यूशन आता है नॉलेज से, ज्ञान विज्ञान से समाधान आता है ना। ये चीज को समझ लेना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा एजिटेशनल हो जाते हैं, स्लोगन लगाते हैं, ठीक है, अवेकनिंग के लिए ठीक है, लेकिन उससे समाधान नहीं आता है। समाधान तो ज्ञान विज्ञान से समाधान आता है। अब आपको ईवीएम तो एक लॉ के अंदर है ना, बरोबर, तो आपको लीगल रेमेडी लेना ही पड़ेगा उसमें। ऑलरेडी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 61A में है, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में 49A and B में है, और भी है, ई में भी है, ठीक है। मैं बेसिक प्रोविजंस बता रहा हूँ आपको। तो जब वो लॉ है एज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जैसा भी हो वो, तो आपको तो लीगल रेमेडीज में जाना पड़ेगा ना, इसमें जाना पड़ेगा। सही है। आप केवल स्लोगन लगा के जो है कुछ भी बोल के तो सोल्यूशन नहीं आएगा ना इसमें। तो ये जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एपीआई में हरदम, क्योंकि एपीआई सबसे एक्सपर्टीज पार्टी है इंडिया की, पॉलिसीज में सबसे यूनिक है। आप लोग तो जानते हैं, अभी भी हमने 80 पॉइंट्स का जो डिक्लेयर किया है पॉलिसी, वो तो यूनिक है, उस पर ऑलरेडी हम इंटरव्यू कर चुके हैं। बरोबर। तो जो है मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ इवोक की, ये लार्जर इम्प्लीकेशन आएगी। और वो ऑलरेडी मटेरियल रेडीमेड में दे रहा हूँ सारे एपीआई के लोगों को, रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको जी, जी। वो लोग भी वहां पर करेंगे उसको। तो ईवीएम का इशू बहुत अच्छे लीगल कोर्स में जो है वो निकलना शुरू होगा, भले इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं, उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। कोर्ट प्रोसीजर्स भी होते हैं अतुल जी। बिल्कुल सर, कोर्ट प्रोसीजर होता ही है। हाँ, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। मान लीजिए दूसरे लोगों को भी अपने रिप्लाई देने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, देना सवाल ही नहीं। तो उसमें समय लगे, लेकिन इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। और हमने इसमें बोला भी है कि भाई अगर ये अप्लाई करो सारी प्रोविजंस, नहीं है तो एडजर्न करो ये इलेक्शन को जी। ऐसा हमारे प्रेयर में एक प्रेयर है हमारी जी, बरोबर। अपार्ट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ये एक इमीडिएट भी प्रेयर है हमारी कि भाई ये अप्लाई हो इमीडिएटली, और नहीं हो पा रहे तो एडजर्न करो या फिर बैलेट से करो, ऐसा हमारे प्रेयर में है। है ना, तो वो प्रेयर में है, बट अभी वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट क्या व्यू लेते हैं उसको हम देख के फिर आगे बात कर पाएंगे। तो मुझे लगता है 15 या 16 तारीख को इस पे क्लैरिटी आएगी। तो कोर्ट पे प्राथमिक जो इसको बोलते प्री एडमिशन केस में अभी, तो उस समय हियरिंग होगी, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा 15-16 को जो भी है वो। तो मैं आप लोगों को उस समय में भी इंटीमेट करूंगा अतुल जी। जी बिल्कुल, वेट करेंगे सर हम इस बात का, है ना। आपने जो इंटरव्यू लिया है, ये देश के 97 करोड़ वोटर्स के साथ जो मेरा कमिटमेंट था जी, और उनके लिए जो है वो आप जो है इसको ये कर सकते हैं जानकारी के लिए। दे हैव अ राइट टू नो,
और यहाँ नागपुर के कैंडिडेट्स को भी पता चलना चाहिए ये चीज, बिल्कुल उनके भी राइट्स है जानने की ये चीजें, जी, बिल्कुल तो इसलिए आपका इंटरव्यू इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल जी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।